अगर आप इसे मिस कर देते हैं तो फॉर्चून पॉइंट को देखने या खोजने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप इसे मिस कर देते हैं तो फॉर्चून पॉइंट को देखने या खोजने का कोई फॉर्चून पॉइंट क्या होता है? फॉर्चून पॉइंट लग्न और चंद्रमा के अंशों के बीच के अंशों का योग होता है और आप लग्न और लग्न के बीच के कुल योग से सूर्य के अंशों को घटाते हैं। तो जब आप लग्न और चंद्रमा के अंशों को जोड़ते हैं और सूर्य की स्थिति के अंशों को घटाते हैं तो आपको जो अंतिम अंश मिलते हैं वह कुंडली में वह विशेष बिंदु कहाँ स्थित है, वह राशि और वह विशेष भाव वह बन जाता है जहां से भाग्य निर्धारित होता है, जिसका अर्थ है कि भाग्य वहां से आएगा या वहां से सौभाग्य आएगा। अब ये कहने के बाद कि फॉर्चून पॉइंट की गणना कैसे की जाती है, तो आइए एक उदाहरण लेकर फॉर्चून पॉइंट के आधार पर देखते हैं। लेकिन उदाहरण में जाने से पहले, जैसा कि मैंने पहले चाहा था, लग्न और चंद्रमा की वास्तविक डिग्री जोड़ी जाती है। तो आप देखते हैं कि लग्न किस राशि में है या लग्न राशि कितने डिग्री की है। फिर आप जोड़ते हैं कि चंद्रमा किस राशि में है। तो अगर लग्न मेष राशि में है तो आप केवल मेष राशि की डिग्री देखते हैं, लेकिन अगर लग्न वृष राशि में है तो आप मेष राशि और वृष राशि की डिग्री जोड़ते हैं जो लग्न में चली गई है। अगर लग्न कर्क राशि में है तो आप मिथुन राशि तक की सभी डिग्री लेते हैं, जिसका मतलब है कि प्रत्येक राशि में 29 डिग्री और कला राशि की डिग्री, और फिर आप उन्हें जोड़ते हैं और फिर आप लग्न को खाली करते हैं। अगर आपका लग्न कन्या राशि में है तो आप सिंह राशि तक की सभी राशियों की डिग्री लेते हैं, जो कि आप जानते हैं सिंह राशि तक उनमें से प्रत्येक की 30-30 डिग्री है, जो कि 30 गुना 5 है, जो कि 150 डिग्री है, और फिर आप कन्या राशि में जितनी भी डिग्री है उन्हें जोड़ते हैं। तो अगर कन्या राशि 15 डिग्री पर है तो आप मेष, वृष, मिथुन, कर्क और सिंह राशि के 30-30 डिग्री जोड़ेंगे, जो कि 150 डिग्री है, और फिर आप कन्या राशि में जितने भी डिग्री होंगे उन्हें जोड़ेंगे। अगर कन्या राशि 15 डिग्री पर है तो 150 और 15 जो कि 165 है। यही काम आप चंद्रमा की डिग्री के साथ भी करते हैं। अगर चंद्रमा उदाहरण के लिए वृष राशि में है तो आप मेष राशि की 30 डिग्री लेंगे और फिर आप वृष राशि के डिग्री की संख्या जोड़ेंगे। तो अगर चंद्रमा वृष राशि में 4 डिग्री पर है तो आप मेष राशि की 30 डिग्री लेंगे और साथ ही आप वृष राशि की 4 डिग्री जोड़ेंगे। तो फिर चंद्रमा 34 डिग्री पर है तो आप ग्रह या लग्न द्वारा तय की गई वास्तविक पूर्ण डिग्री लेंगे और आप उन डिग्री का उपयोग करेंगे। तो लग्न अगर कर्क राशि में 15 डिग्री पर है तो यह मेष, वृष, मिथुन राशि के 30 डिग्री से 30 डिग्री तक यात्रा कर चुका है और फिर कर्क राशि के 15 डिग्री तक यात्रा कर चुका है। इसलिए आप मेष, वृष, मिथुन राशि के 30 डिग्री से 90 डिग्री लेंगे और कर्क राशि के 15 डिग्री लेंगे। तो 90 जोड़ 15 होता है 105। तो इस तरह से आप ग्रह द्वारा तय की गई पूरी यात्रा को जोड़कर पूरी डिग्री लेते हैं और उसे अंतिम डिग्री के रूप में लेते हैं। कुछ ऐप आपको उस विशेष ग्रह की स्थिति का अंतिम देशांतर भी देंगे, तो वे आपको समग्र डिग्री भी देंगे, लेकिन कुछ ऐप आपको नहीं देते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि स्थिति की गणना कैसे करें। और एक बार जब आप लग्न और चंद्रमा की पूरी डिग्री की गणना कर लेते हैं तो इस विधि, कार्यप्रणाली और सूर्य को ध्यान में रखते हुए फिर आप लग्न और चंद्रमा को जोड़ते हैं और सूर्य के बिंदुओं को घटाते हैं, तो फिर आपको फॉर्चून पॉइंट की अंतिम डिग्री मिलेगी। और फिर आप देखेंगे कि अंतिम डिग्री कहाँ है, किस राशि में है, और वह विशेष राशि और भाव बन जाता है जहां फॉर्चून पॉइंट होता है। और फिर आप देखते हैं कि उस विशेष राशि के स्वामी का स्थान कहाँ है। तो अगर फॉर्चून राशि वृषभ राशि में है तो आप देखेंगे कि शुक्र कहाँ है, और इस तरह आप वृषभ और शुक्र के बीच बिंदुओं को जोड़ेंगे जहां शुक्र स्थित है और किस भाव में स्थित है, और फिर आप कुल मिलाकर गणना करेंगे कि भाग्य कहाँ से आ रहा है। तो अब अगर फॉर्चून पॉइंट लग्न में ही है, लग्न में ही है, पहले भाव में है, तो इसका क्या मतलब है? बड़े स्तर पर फॉर्चून पॉइंट के जो अर्थ हैं। नंबर 1, इसका मतलब है कि आपका भाग्य कहाँ है, आपका भाग्य कहाँ से आ सकता है, आपका सौभाग्य कहाँ से आ सकता है, आपकी सफलता कहाँ से आ सकती है। दूसरा यह है कि यदि आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो आपको उस भाव के क्षेत्रों पर काम करना होगा, और जब आप भाव के क्षेत्रों पर काम करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। तो एक तरह से यह जीवन के उन क्षेत्रों का एक संयोजन है जिन पर आपको काम करने की आवश्यकता है, और क्योंकि आप ऐसा करते हैं उस घर के उस क्षेत्र के प्रसार से भाग्य कहाँ से आ सकता है। तो यहाँ क्योंकि पहला घर लग्न आमतौर पर आपके सामान्य जीवन, आपके लक्ष्यों, समाज में आपके कद, आपके पद और आप कैसे सोचते हैं, आप लक्ष्यों को कैसे देखते हैं, आप अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करते हैं, आप में किस तरह की हत्या करने की प्रवृत्ति है,
आपके पास किस तरह की प्रेरणा है, आपके पास किस तरह की ऊर्जा है के बारे में है। तो भाग्य का मतलब है कि दुनिया आपके लिए खुली है। राशि चक्र फर्श खोल रहा है और आपको बता रहा है कि आप पहले घर के क्षेत्रों पर कैसे काम करते हैं। इसके आधार पर आप अपना भाग्य खुद बनाते हैं, जिसका अर्थ है कि जितना अधिक आप अपनी इच्छा शक्ति पर काम करते हैं, उतना ही आप चीजों को देखने के तरीके, चीजों को आत्मसात करने, चीजों का विश्लेषण करने और फिर अपने लक्ष्यों को तैयार करने के तरीके पर काम करते हैं। आपके पास किस तरह का चरित्र है, किस तरह का व्यक्तित्व है, आप अपने लक्ष्यों को कितनी ऊर्जा के साथ प्राप्त करते हैं, इसके माध्यम से आपका भाग्य आ सकता है, आपकी सफलता आ सकती है। दूसरा, इसका यह भी मतलब है कि आप भाग्यशाली होंगे जहां सफलता आपके भाग्य के अनुसार आ सकती है, समाज में आपकी स्थिति के आधार पर या आपके कद और समाज के आधार पर। इसलिए जीवन के जिस भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ते हैं, जिस भी लक्ष्य को आप बहुत ऊर्जा के साथ, बहुत तेजी के साथ, बहुत सोच विचार, प्रेरणा के साथ प्राप्त करते हैं, भाग्य आपके पास इस रूप में आएगा कि आप दूसरों के सामने एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में देखे जाएंगे, एक कद के व्यक्ति के रूप में आपका कद दिया जाएगा, उच्च पद, उच्च अधिकार आपको दिया जाएगा। आप जीवन के कई क्षेत्रों में भाग्यशाली होंगे क्योंकि भाग्य का कारक लग्न में होता है। हालांकि इसका यह भी अर्थ है कि जब तक आप अपने चरित्र, अपने व्यक्तित्व, समाज में अपने आप को कैसे पेश करते हैं, उस पर काम नहीं करते, तब तक भाग्य क्लिक नहीं कर सकता है, भाग्य चमक नहीं सकता है, भाग्य आपके लिए नहीं खुल सकता है। तो यह आपके व्यक्तित्व, आपकी चरित्र, आपकी इच्छा शक्ति, आपकी ऊर्जा, आप सोने को कैसे देखते हैं पर काम करने का एक संयोजन है और इसके माध्यम से राशि चक्र आपको जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा भाग्य दे रहा है। आपको मिलने लगे, पद मिले, उच्च अधिकार मिले, नेतृत्व भी मिले। अब जब भाग्य बिंदु दूसरे भाव में हो तो एक तरफ राशि आपको बता रही है कि आप दूसरे भाव के मामलों में अपना भाग्य बनाएंगे। दूसरे भाव के मामले क्या है? सफलता आपको अपने समुदाय से, अपने विस्तारित परिवार से, अपने विस्तारित पारिवारिक नेटवर्क से और जिस जनजाति में आप पैदा हुए हैं, जिस समुदाय में आप पैदा हुए हैं, उस समुदाय से मिलती है। अपने समुदाय के लोगों के साथ या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ काम करना जिसके नक्शे कदम पर आप चलते हैं, आपको सफलता दिला सकता है। ये किसी मौसी, मामा, खुद अपने माता पिता या परिवार के किसी करीबी या समुदाय से आने वाले किसी व्यक्ति के नक्शे कदम पर चलना या समुदाय के लिए कुछ करना भी हो सकता है और फिर समाज में नाम बढ़ता है। दूसरा, इसका यह भी अर्थ है कि यदि आप दूसरे भाव की रेखाओं में काम कर रही हैं, उदाहरण के लिए पोषण या अन्य लोगों के लिए आय बनाने का प्रयास कर रही हैं, दूसरा भाव आजीविका आय का भाव है, तो अगर आप सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी आय या आजीविका या पोषण का सृजन करने का प्रयास कर रहे हैं तो आपका कद बढ़ सकता है, आपकी आय भी बढ़ेगी और हो सकता है कि आपके पास आय के एक से अधिक क्षेत्र हो, आय का एक रूप भी हो, कुछ अवशिष्ट आय भी हो। और दूसरे भाव से बैंक बैलेंस ये दर्शाता है कि जीवन में भी वृद्धि होगी, धन भी एकत्रित होगा और यदि आपका भाग्य बिंदु दूसरे भाव में है तो बहुत कम ही आपको धन की कमी होगी। लेकिन जब तक आप दूसरे भाव के क्षेत्रों पर काम करते हैं, यानी आप अपने समाज को साथ लेकर चलते हैं, आप अपने परिवार को साथ लेकर चलते हैं, आप दूसरों के लिए पोषण प्रदान करते हैं, आप दूसरों के लिए भी कमाई के रास्ते बनाते हैं, आप अपनी टीम में काम करने वाले लोगों का समर्थन करते हैं ताकि वे भी आजीविका कमा सकें, वे भी पारिश्रमिक दे सकें। और यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने साथ बहुत सारे सिद्धांतों और मूल्यों को लेकर चलते हैं और इसके विपरीत, इसका मतलब है कि आप भाग्यशाली होंगे कि भाग्य आपको न केवल बैंक में पैसा देगा बल्कि आपको सिद्धांतों वाले व्यक्ति के रूप में, मूल्यों वाले व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा भी दिलाएगा। और जब आप समाज में सिद्धांतों और मूल्यों वाले व्यक्ति के रूप में देखे जाते हैं तो लोग आपके साथ काम करना चाह सकते हैं, फिर लोग आपके संसाधनों को भी आपके साथ साझा करना चाह सकते हैं, आपके साथ डिप्रेशन साझा कर सकते हैं और इसके माध्यम से आप डिप्रेशन और उच्च रिम्यूनरेशन में भी उच्च होते हैं, साथ ही उच्च आजीविका और बैंक में अधिक पैसा भी होता है। यह आपके लिए दूसरे घर में भाग्यशाली बिंदु है। अब जब भाग्यशाली बिंदु तीसरे घर में है तो हाँ, एक तरफ राशि चक्र आपको बता रहा है कि आप तीसरे घर के मामलों में भाग्यशाली हो सकते हैं, जिसका अर्थ है कि अब आप जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से आप संवाद करते हैं, दूसरों को प्रभावित करने की आपकी क्षमता, खुद को मार्केट करने की आपकी क्षमता, उन चीजों को मार्केट करने की आपकी क्षमता जो आप मार्केट करना चाहते हैं, जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं, वे चीजें या चीजें जिन्हें आप दूसरों को बेचना चाहते हैं या दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं,
आप में से कई लोगों को उस संचार के साथ सुफार दिया जा सकता है। हालांकि आपको उस क्षेत्र में काम करना होगा, आपको उस आत्मविश्वास पर काम करना होगा, आपको उस धरती पर काम करना होगा ताकि आप उसे बेहतर बना सकें। बहुत से लोगों के लिए अगर आपकी दशा तीसरे घर में है और साथ ही भाग्योदय भी है, तो उदाहरण के लिए आपको बता दूं कि आपके संचार में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, फिर भी आप अपने संचार के माध्यम से भाग्य बना सकते हैं। तो एक तरफ आप लोगों से बात करते हैं, सलाह देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं तो आप पैसे कमाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि गलतफहमी हो सकती है, संभावनीयता भी हो सकती है और उसके कारण भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो भाग्योदय एक तरह से दोधारी तलवार है। अगर आप उस क्षमता पर काम करते हैं तो बेहतर भाग्य आपके पास आएगा, लेकिन अगर आप उस क्षमता पर काम नहीं करते हैं तो भाग्य या जितना भाग्यशाली आप पा सकते हैं वह आपके पास नहीं आ सकता है। दूसरी तरफ यह भी दर्शाता है कि आप अपने संचार के माध्यम से, अपनी मार्केटिंग क्षमता के माध्यम से भाग्यशाली हो सकते हैं, और इसके विपरीत आप उन क्षेत्रों में भाग्यशाली हो सकते हैं जहां आप उससे पैसे कमाते हैं या नहीं, यह राशि चक्र की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि आपकी जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि तीसरा घर स्व उद्यम का घर है। आप जितना अधिक प्रयास करेंगे उतना ही आप खुद को आगे बढ़ा पाएंगे, उतना ही आप बेहतर हासिल करेंगे। यह उन लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है जो स्वनिर्मित है, जो लोग अपना काम कर रहे हैं या खुद के लिए काम कर रहे हैं या दूसरों के साथ साझेदारी में काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरों की सेवा करने के बजाय अपने स्वयं के उद्यम के साथ काम कर रहे हैं, और जो लोग सोशल मीडिया में हैं जो किसी न किसी तरह से प्रभावशाली है या यूट्यूबर वगैरह। तो इस तरह से भाग्य आपके पास आता है यदि भाग्य बिंदु तीसरे भाव में है, जहां भाग्य बिंदु चौथे भाव में है। इसका मतलब है कि एक तरफ आपको परिवार के मामलों में शांति, संतुष्टि, खुशी, संपत्ति के मामलों में प्रताड़ित किया जा सकता है, या आप ऐसे परिवार में पैदा हो सकते हैं जहां ये सब कुछ है। इसलिए आपका भाग्य उस तरह के माहौल, उस तरह के परिवार में पैदा होने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली है। दूसरी ओर इसका यह भी अर्थ है कि एक तरफ जबकि भाग्य आपको दिया गया है, शायद आप उस तरह के परिवार में पैदा हुए हैं, लेकिन आप चौथे घर के मामलों में अपने ध्यान, अपनी एकाग्रता, अपने प्रयास के कारण अपना भाग्य भी बना सकते हैं। तो हाँ, जो लोग चौथे घर के मामलों पर काम करते हैं, जो शांति, सुकून, खुशी, संतुष्टि लाने की कोशिश करते हैं, जो घरेलू मामलों की जिम्मेदारी लेते हैं, वे पा सकते हैं कि वे अधिक भाग्यशाली हैं। और इसलिए यह इस बात से निकटता से जुड़ा है कि आप अपने घर में कितना शांतिपूर्ण वातावरण और हॉकी का माहौल बना पाते हैं। भाग्य भी मुस्कुरा सकता है। दूसरी बात यह है कि आप बड़ी भौतिक संपत्ति बनाते हैं या नहीं, लेकिन आप चौथे घर के मामलों में काफी भाग्यशाली हो सकते हैं, जिसका अर्थ है कि कई बार बहुत अधिक कमाई न करने के बावजूद, बड़ी संपत्ति न बनाने के बावजूद, आमतौर पर आपके पास एक परिवार हो सकता है जो आपका समर्थन करता है, जो आपके साथ खड़ा होता है, और आमतौर पर आप एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो शांत रहता है। आपकी शांति बैंक में बहुत अधिक धन नहीं हो सकती है, बड़ी संपत्ति नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी आप ऐसे व्यक्ति हैं जो जीवन के अधिकांश बिंदुओं पर, या यहाँ तक कि सबसे कठिन परिस्थितियों में भी अपनी शांति बनाए रख सकते हैं। तो एक तरफ आप चौथे घर की संपत्ति, जीवन की सुविधाओं से संबंधित मामलों के माध्यम से अपना भाग्य बना सकते हैं। आपको अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल सकती हैं और आप अपना भाग्य बना सकते हैं यदि आप रियल एस्टेट की दिशा में काम करते हैं, या दूसरों को सुविधाएं प्रदान करते हैं, या दूसरों के लिए संपत्ति बनाते हैं और संपत्ति बनाते हैं। आप बहुत भाग्यशाली हो सकते हैं। दूसरी ओर आप जितना अधिक अपनी क्षमता पर काम करेंगे, आप एक पारिवारिक व्यक्ति होने में सक्षम होंगे, घरेलू देखभाल करेंगे, भाग्य आप पर उतना ही अधिक मुस्कुरा सकता है। अब यदि भाग्य का बिंदु आपके लिए पांचवें घर में है, तो यह एक अत्यंत भाग्यशाली बिंदु है, जिसका अर्थ है कि भाग्य आपको उस चीज में मुस्कुराएगा जो आप करना चाहते हैं, जो आप करना पसंद करते हैं, जिसे आप करना चाहते हैं। यह इस बात से जुड़ा नहीं है कि आप क्या करना पसंद करते हैं। कई बार राशि चक्र आपका पक्ष ले रहा है कि यदि आप कैमरे के सामने रहना पसंद करते हैं, यदि आप अभिनय करना पसंद करते हैं, तो आप कलाकार बनना पसंद करते हैं, भाग्य आपका साथ देगा, भाग्य आपका साथ देगा। लेकिन दूसरी ओर इसका यह भी अर्थ है कि जब तक आप उस घर के क्षेत्रों पर काम नहीं करते, तब तक भाग्य आप पर मुस्कुरा नहीं सकता है, जिसका अर्थ है कि यदि वह योग्यता आपको दी गई है, तो वह कलात्मक क्षमता आपको दी गई है। जब तक आप उस पर काम नहीं करते, उस हुनर को निखारते नहीं, उस योग्यता पर काम नहीं कर पाते और उसे निखरने नहीं देते,
उसे निखारने दें, क्योंकि आप उस पर समय के साथ काम कर रहे हैं। जब तक आप ऐसा नहीं करते, सफलता आपके पास नहीं आ सकती। कई बार आपके पास ऐसे लोग हो सकते हैं जो बहुत प्रतिभाशाली कलाकार होते हैं, हालांकि वे बहुत आलसी होते हैं। वे उस पर काम नहीं करते, वे उस हुनर, उस शौक को उस इरादे से नहीं अपनाते जिस इच्छा शक्ति से उन्हें अपनाना चाहिए, और कई बार वे समाज में बदनाम हो जाते हैं। आपने बहुत से प्रतिभाशाली कलाकारों के बारे में सुना होगा जो शुरू में वादा की गई सफलता हासिल नहीं कर पाए। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वे उस पर काम नहीं कर पाए और उस भाग्य का फायदा नहीं उठा पाए जो उन्हें दिया गया था। उस भाग्य और त्रुटि का फायदा उठाए जो उन्हें दिया गया है। दूसरी ओर, ऐसे व्यक्ति प्यार के मामलों में, रोमांस के मामलों में, वित्त के मामलों में और लाभ के मामलों में भी बहुत भाग्यशाली हो सकते हैं, क्योंकि 5वां घर 8वां घर से 10वां घर। कई बार भाग्य उनके साथ बदलाव के बाद आता है। कुछ बदलाव होता है, कभी कभी बहुत बड़ा बदलाव होता है। हो सकता है कि उनकी नौकरी चली जाए, हो सकता है कि उन्हें लगे कि कोई चुनौती आ गई है, लेकिन कुछ महीनों के अंदर जब वे उस पर काम करते हैं, जब वे किसी और चीज पर काम करते हैं, तो पाते हैं कि भाग्य उनके साथ जुड़ रहा है और उनके लिए कोई और रास्ता खुल रहा है और वो उनका भाग्य बिंदु बन जाता है। तो अगर आपका भाग्य बिंदु 5वें घर में है तो उस घर के क्षेत्रों को समझे कि आपको क्या योग्यता दी गई है, समझे कि आपको क्या विशेषज्ञता दी गई है, उस पर काम करें और फिर देखिए कि भाग्य बिंदु या भाग्य आप पर कैसे असर डालता है। भाग्य बिंदु आपकी कुंडली में 6ठे घर में होता है। यह वह बिंदु है जहां भाग्य आप पर मुस्कुराएगा यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो सेवा करना चाहते हैं या जो सेवा करने के लिए कोई भूमिका चुनते हैं। भले ही आप व्यवसाय में हो या आप स्वयं उद्यम में हो या अपना खुद का काम कर रहे हो, तो भी आपके काम में सेवा का कुछ संबंध होना चाहिए। यदि आप कुछ उत्पाद बना रहे हैं तो आपके दिमाग में एक विचार प्रक्रिया होनी चाहिए कि मैं लोगों की सेवा करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं लोगों की जिंदगी आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद मैं लोगों को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि 6ठा भाव समस्या सुलझाने, लोगों के लिए खड़े होने, उन लोगों के लिए खड़े होने को भी रोकता है जो शायद आपके जितने भाग्यशाली ना हो, अपने से नीचे काम करने वालों के लिए खड़े होने को भी रोकता है। तो यहाँ आपको एक अच्छा मैनेजर, एक अच्छा बॉस, एक अच्छा सुपरवाइजर, एक अच्छा लीडर बनने की भी जरूरत हो सकती है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं, अगर आप दूसरों के लिए खड़े होते हैं, तो प्रतिस्पर्धा अपने आप दूर हो जाएगी, क्योंकि 6ठा भाव प्रतिस्पर्धा का भी भाव है, जिसका मतलब है कि भाग्य के कारण आप पर मेहरबान हो सकते हैं एक ऐसा मुकाम जो आपको अपने प्रतिस्पर्धियों और दुश्मनों पर जीत दिला सकता है, और फिर उसके जरिए आप चुनौतियों, समस्याओं और उन अप्रवासी ताकतों पर जीत हासिल करके अपनी किस्मत बना पाएंगे जो आपको रोकने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन दूसरी ओर, इसका यह भी मतलब है कि आपको लोगों से रोजमर्रा के आधार पर निपटने की अपनी क्षमता पर काम करना होगा। 6ठा भाव यह भी दर्शाता है कि आप रोजमर्रा के आधार पर क्या करते हैं। 6ठा भाव भी एक महत्वपूर्ण भाव है जो कि आरा का भाव भी है, जिसका अर्थ है धन का आगमन। तो दिन प्रतिदिन अगर आप सेवा करने की मानसिकता रखते हैं, अगर आप दूसरों की सेवा करने की मानसिकता रखते हैं और आप दिन प्रतिदिन दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश में निकल जाते हैं, तो भाग्य बिंदु भी आप पर चमकता है। भाग्य भी आप पर है, आप पर चमकता है। आप दूसरों की चुनौतियों, दूसरों की समस्याओं के लिए भी अपना भाग्य बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर, जब लोग बीमार पड़ते हैं तो ही आप अपना भाग्य बनाते हैं। तो वह कोई और हो सकता है, या एक वकील, क्योंकि तब दूसरे लोग किसी समस्या में पड़ जाते हैं और वे लोगों पर मुकदमा करना चाहते हैं, तो आपको उससे लाभ होता है। या एक पुलिसकर्मी, जब समाज में अपराध होता है तो ही आपको पुलिस बल की आवश्यकता होती है। तो यह बल जगह भी हो सकती है जहाँ दूसरों पर चमकने की आपकी क्षमता के माध्यम से आप आगे बढ़ते हैं। आप एक बहुत ही प्रसिद्ध वकील बन जाते हैं, आप एक बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर बन जाते हैं, आप पुलिस कोर्ट में सबसे ऊंचे पद तक पहुंच सकते हैं, और इसी तरह। तो अगर भाग्य 6ठे भाव में है तो आपके लिए सेवा की रेखा कटी हुई है, लेकिन जब तक आप सेवा उन्मुख मानसिकता नहीं बनाते हैं तो भाग्य आप पर उतना नहीं मेहरबान हो सकता है जितना आप उस स्थान से प्राप्त करना चाहते हैं। अब भाग्य का बिंदु कुंडली में 7वें भाव में है। यह आपके पार्टनर से, आपकी साझेदारी से, उन लोगों से बहुत अच्छा लाभ आने वाला है जिनके साथ आप दिन प्रतिदिन काम करते हैं। तो एक तरफ यह आपको कई साझेदारियां बनाने का अवसर देता है, जिसका अर्थ है कि आप साझेदारी में कुछ भी करते हैं या लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, लोग बहुत अधिक संकोच नहीं करेंगे।
जब आप साझेदारी का प्रस्ताव रखते हैं या लोगों के साथ काम करते हैं या जब आप टीम प्लेयर बनने की कोशिश करते हैं तो लोग आपसे दूर नहीं जाना चाहेंगे। लोग आपको पूरे दिल से स्वीकार करेंगे। आपके पास और अधिक साझेदारियां हो सकती हैं, लेकिन साथ ही आपके पास और अधिक रोमांस भी हो सकता है। आपके पास और अधिक संबंध भी हो सकते हैं, जिसका अर्थ है कि भाग्य आप पर तभी मेहरबान होगा जब रिश्तों पर काम करने की आपकी क्षमता पर काम किया जाएगा। दिन प्रतिदिन के आधार पर अन्य लोगों के साथ काम करने की आपकी क्षमता पर काम किया जाता है, जिसका अर्थ है कि आप सातवें भाव का प्रतिनिधित्व करने वाले संतुलन को बनाए रखते हैं। दूसरों से आप क्या चाहते हैं और दूसरों को आप क्या दे सकते हैं, इसमें संतुलन रखें। समझिए कि उन्हें आपसे क्या चाहिए, और जब आप दूसरों की जरूरतों को समझने की उस क्षमता पर काम करेंगे तो दूसरों को अपनी जरूरतों और दूसरों के बीच संतुलन बनाने के लिए कैसे दे सकते हैं, तभी भाग्य आप पर मुस्कुराएगा। भाग्य बिंदु आपको और अधिक देने में सक्षम होगा। दूसरी ओर इसका यह भी अर्थ है कि भाग्य आपके पास साझेदारी के माध्यम से आएगा, जो आप एक संतुलित वातावरण में समय के साथ करते हैं। इसलिए साझेदारी में अकेले काम करने के बजाय आप बेहतर करेंगे, या आप शादी के बाद या किसी रिश्ते में होने के बाद बेहतर कर पाएंगे। कई बार आप देखते हैं कि किसी रिश्ते में आने के बाद या शादी के बाद भी उनका भाग्य चमकता है और फिर उन्हें लगता है कि यह सब हो गया है। कभी कभी वे भाग्यशाली हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने सही व्यक्ति से शादी की है। अब यह भाग्य बिंदु आपकी कुंडली में 8वें घर में होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भाग्य 8वें घर के क्षेत्रों से आप पर मुस्कुराएगा, जिसका अर्थ है कि आप जितना अधिक काम करेंगे और 8वें घर से जुड़ी क्षमताओं पर काम करने का प्रयास करेंगे, आपको उतना ही अधिक लाभ होगा। तो 8वें घर के सभी क्षेत्र जो छिपे हुए हैं, जिनसे आपको जानकारी निकालने की आवश्यकता है, जहां आपको समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है, बाधाओं से दूर दूसरों की मदद करने से बाधाओं को दूर करने में मदद करना, दूसरों को उनकी चुनौतियों और उनके मुद्दों से उबरने में मदद करना, तो आप भी अधिक भाग्यशाली हो सकते हैं। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति जो आपातकालीन सेवाओं में काम कर रहा है, वह आपातकालीन सेवाओं से अपना भाग्य बना सकता है, इसलिए आपका भाग्य बिंदु वहां है। या वे लोग जो दूसरों के लिए काम करते हैं क्योंकि दूसरों को आपातकाल है। उदाहरण के लिए जो लोग बीमा उद्योग के लिए काम करते हैं, अचानक कुछ लोग किसी दुर्भाग्य से गुजरते हैं, वे बीमा का दावा करना चाहते हैं। यहाँ आप उस कंपनी के लिए काम कर रही हैं, एक बीमा एजेंट के रूप में काम कर रही हैं। हो सकता है कि आप किसी बीमा कंपनी के मालिक हो, और क्योंकि अन्य लोग अपने उत्पादों, अपने जीवन का बीमा कर रही हैं, तो आप इससे भी पैसा कमाते हैं। या आप दूसरों की मदद करके भी इससे पैसा कमाते हैं, इससे अपना भाग्य बनाते हैं। जो लोग कैश है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो अकाउंटिंग में है, जो किसी भी प्रकार के धन प्रबंधन में है, भाग्य वहां भी आपका साथ देगा। हालांकि इसका यह भी अर्थ है कि आपको लाभ तभी होगा जब आप दूसरों की मदद करनी, बाधाओं को पार करने की मानसिकता रखेंगे। जब तक आप बाधाओं को पार नहीं करते, दूसरों की मदद नहीं करते या दूसरों को उनकी बाधाओं, उनकी समस्याओं को दूर करने में मदद नहीं करते, तब तक आप उतना लाभ नहीं उठा पाएंगे जितना आप चाहते हैं, जितना कि भाग्य बिंदु आपको दे सकता है। यह एक अच्छा स्थान भी है जहां आप काम कर सकते हैं या आप आभासी दुनिया से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग अभिनेता हैं, वे लोग जो किसी भी प्रकार के उद्योग में हैं जहां एक आभासी कार्य दुनिया है, जैसे सिनेमा या काल्पनिक लेखन या अलौकिक से जुड़ा लेखन, युद्ध की कहानियां लिखना, जादू से संबंधित कोई काल्पनिक कहानी लिखना, जैसे हैरी पॉटर जैसी चीजें, केवल तभी जब आप रहस्यों, गहरे मामलों या कराधान या चोटों या आपातकालीन सेवाओं या सर्जरी जैसे छिपे हुए मामलों में संवेदनशील होंगे, तभी आपको लाभ होगा। लेकिन केवल तभी जब आपके पास एक मानसिकता हो कि आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं जो स्वयं चुनौतियों से गुजर रही हैं, और जब आपने स्वयं अपने जीवन में कई चुनौतियों, कई बाधाओं को पार किया है। अब भाग्य बिंदु आपकी कुंडली में 9वें घर में स्थित है। इसका मतलब है कि आपका भाग्य तभी चमकेगा जब आप सीखने की मानसिकता रखेंगे। आप जितना अधिक उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे, आप उतना ही अधिक सीखने के लिए तैयार होंगे। आप अपने गुरुओं से, विशेषज्ञों से, उन लोगों से जो आपसे अधिक योग्य हैं, उनसे लाभ उठाने के लिए जितना अधिक प्रयास करने के लिए तैयार होंगे, तभी भाग्य आप पर मुस्कुराएगा। भाग्य का सिक्का आपके द्वारा इसका दोहन करने में सक्षम होगा। बस ये ध्यान रखिए कि घर का स्वामी किस घर में है, भाग्य किस पर है, इसका भी परिणामों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। नक्षत्र स्वामी कौन है, आज नक्षत्र स्वामी कहाँ है, तो ये संबंध भी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ यह स्पष्ट रूप से इंगित कर रहा है कि आप जितना अधिक सीखेंगे, आप उतना ही अधिक प्रयास करने के लिए तैयार होंगे, अनुभवों से सीखने और अपनी आंखें खोलने के लिए। भाग्य आप पर चमकेगा।
खेल आपके लिए आएंगे। इसका यह भी अर्थ है कि आप विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न समाजों के लोगों के साथ काम कर सकते हैं। आप विदेश यात्रा कर सकते हैं, अपने जन्म स्थान से दूर जा सकते हैं और फिर आप अपना भाग्य बना सकते हैं। जब तक आप अपने जन्म स्थान के आसपास रहेंगे, तब तक आप अच्छा भाग्य नहीं बना पाएंगे या बेहतर नहीं कर पाएंगे। कई लोग अपने जन्म स्थान या उसके आसपास बहुत संघर्ष करते रहते हैं और फिर उन्हें लगता है कि मैं सफल क्यों नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि आपका भाग्य आपके जन्म स्थान से दूर का रास्ता पसंद करता है। तभी आप दूर जा पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि भाग्य तभी आप पर मेहरबान होता है जब आप अपने जन्म स्थान से दूर जाते हैं। दूसरी बात, बहुत उदार मानसिकता रखी, बहुत सीखने की मानसिकता रखी, अपने अनुभवों से सीखने के लिए तैयार रही, गुरुओं से सीखने के लिए तैयार रही, खुले दिमाग रखी। दूसरी बात, इसका यह भी मतलब है कि भाग्य आपको इसलिए मिला है कि आप रहकर सीख पाएंगे। केवल भौतिक लाभ ही आपके पास नहीं आ सकते, लेकिन भाग्य यह हो सकता है कि आप बहुत कुछ सीख सके, आपको बहुत सारे अनुभव प्राप्त हो, आप स्वयं एक गुरु बन जाते हैं, आप स्वयं किसी क्षेत्र में महारत हासिल कर लेते हैं और उसका कब फायदा उठाना है यह आप पर निर्भर करता है। फंक्शनल पॉइंट आपको एक्सपर्ट बनने की अनुमति देता है, आपको गुरु बनने की अनुमति देता है, आपको दूसरों के लिए मेंटर बनने की अनुमति देता है, लेकिन फिर आपके लिए यह है कि आप उस योग्यता का उपयोग कैसे कर पाते हैं और उसका अपने फायदे के लिए दोहन कैसे कर पाते हैं। भाग्य आप पर मुस्कुराएगा। तो भाग्य बिंदु आपकी कुंडली में 10वें घर में है। इसका मतलब है कि करियर आपके लिए अच्छा रहेगा, करियर आपके लिए लाभ लेकर आएगा, करियर आपके लिए भाग्य ला सकेगा। भाग्य आप पर तभी मुस्कुराएगा जब आप अपने करियर या अपने कर्म पर काम कर रहे होंगे। आप अपने कर्म, अपने कर्तव्यों, अपनी जिम्मेदारियों पर जितना बेहतर ध्यान केंद्रित करेंगे और आत्मविश्वास के साथ अपने कर्म के प्रति निष्ठावान रहेंगे, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति निष्ठावान रहेंगे, अपने लक्ष्यों के रूप में आपको जो दिया गया है, अपने करियर से लक्ष्य के रूप में, अपने काम पर अपनी जिम्मेदारियों के प्रति, अपने बॉस द्वारा आपको दी गई जिम्मेदारियों के प्रति निष्ठावान रहना उच्च पद पर, तभी आप ऐसा करने में सक्षम होंगे, तभी आप अच्छा भाग्य या बेहतर भाग्य बना पाएंगे। तो फिर आप न केवल अपने काम में बेहतर काम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभाते हैं और अपने पर्यवेक्षकों, अपने प्रबंधकों और अपने नियोक्ताओं के साथ अपने संबंधों पर काम करते हैं, तभी भाग्य आपका साथ देगा। लेकिन दूसरी बात यह भी हो सकती है कि भौतिक परिणाम आपको न मिले, लेकिन पद आपको मिल सकता है, अधिकार आपको दिए जा सकते हैं, अपने करियर में आगे बढ़ने, अपने पद में वृद्धि करने का अवसर जो आपको दिया गया है। लेकिन भौतिक लाभ आपको खुद हासिल करना होगा, जिसका मतलब है कि विकास का अवसर आ रहा है, लेकिन आपको अपने वेतन पर बातचीत करनी होगी, आपको अपने लाभ पर बातचीत करनी होगी, आपको यह तय करना होगा कि आप किस कंपनी में जाते हैं। इसलिए जब आप प्रयास करते हैं तो विकास आपके पास आ सकता है, पद आपके पास आ सकता है, बेहतर ज्ञान आपके पास आ सकता है, लेकिन आमतौर पर हर समय बेहतर भौतिक परिणाम आपके पास हर समय नहीं आ सकते हैं। तो आपका करियर बहुत अच्छा चल सकता है, पद बहुत अच्छा हो सकता है, अनुभव आ सकता है, आपके बॉस, सुपरवाइजर से अच्छे संबंध बन सकते हैं, लेकिन भौतिक लाभ कुछ ऐसा है जिसके लिए आपको अपना भाग्य या अपनी किस्मत खुद बनानी होगी। तो जब आपकी कुंडली में तेल का भाग्य 11वें घर में होता है, तो ये तेल के भाग्य के लिए बेहतर स्थानों में से एक है, क्योंकि यहाँ राशि चक्र कह रहा है कि पूरी दुनिया की जनता आपकी किस्मत है या आप जनता के लिए और अधिक कर पाएंगे। आपके पास जितनी अधिक जनता के प्रति सोच होगी, जितनी बड़ी सोच होगी, आपके बड़े लक्ष्य होंगे, आप जनता के लिए उतना ही अधिक करना चाहेंगे, समाज के लिए, भाग्य आप पर उतना ही अधिक मुस्कुराएगा। तो आमतौर पर बहुत से लोग हैं जो दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। कई बार गुरु या अभिनेता जो लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, या फिल्मों के निर्देशक या निर्माता जो जनता के लिए फिल्में बनाना चाहते हैं, जो लोग जनता के लिए किताबें लिखना चाहते हैं, जन नेता जो जनता का नेतृत्व करना चाहते हैं, राजनेता जो देश की बड़ी जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं। हो सकता है कि भाग्य विरोधी 11वें भाव में होने पर वे काफी भाग्यशाली हो सकते हैं, क्योंकि राशि चक्र आपको बता रहा है कि अगर आपके पास जनता के लिए मानसिकता है, अगर आप जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो भाग्य आप पर मुस्कुरा सकता है, मैं और अधिक करने में सक्षम हो सकता हूँ। दूसरी ओर इसका मतलब यह हो सकता है कि भाग्य आपको दिया गया है कि आप जनता का नेतृत्व करने में सक्षम हो सकते हैं, आप मंडल को प्रभावित करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन भौतिक लाभ आपके पास आ सकते हैं या नहीं भी आ सकते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से एक तरफ वह करिश्मा आपको दिया जा रहा है, लोगों का नेतृत्व करने की क्षमता आपको दी गई है, लोगों को प्रभावित करने की क्षमता आपको दी गई है, लेकिन अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपना भाग्य कैसे बनाते हैं। आप 11वें भाव में भाग्य बिंदु का कैसे दोहन कर पाते हैं।
इसका यह भी अर्थ है कि आप बहुत भाग्यशाली हो सकते हैं कि आपके कुछ बहुत अच्छे मित्र, कुछ बहुत करीबी मित्र, कुछ बहुत अच्छे सामाजिक संबंध हैं, जिसके कारण आप समय समय पर उन अवसरों का लाभ उठा सकते हैं या उन अवसरों का उपयोग कर सकते हैं या समय समय पर उन अवसरों का निर्माण भी कर सकते हैं। तो यह उन बेहतर प्लेसमेंट में से एक है जहां बड़े पैमाने पर सफलता पाने वाले लोगों को काफी हद तक तेल का भाग्य किसी न किसी तरह से 11वें घर से जुड़ा हुआ है। अब आपकी कुंडली में भाग्यशाली बिंदु 12वें घर में है। सांसारिक दृष्टिकोण से यह एक मिश्रित प्लेसमेंट है। एक तरफ राशि चक्र आपको बता रहा है आप 12वें घर के मामलों में, कल्पना के मामलों में, रचनात्मकता के मामलों में, दूसरों को देने के मामलों में, दूसरों के लिए और अधिक करने के मामलों में, कुछ खास योग्यताओं, कुछ संसाधनों के मामले में काफी भाग्यशाली हो सकते हैं। जहां आप दूसरों के लिए करना चाहते हैं, आप दूसरों के लिए करने में सक्षम हो सकते हैं। आप अपने योगदान के कारण कई लोगों के जीवन में बदलाव लाने में सक्षम हो सकते हैं, क्योंकि आप इसे देने की क्षमता रखते हैं। कभी कभी आपके परोपकारी कार्यों के माध्यम से आपकी त्याग करने की क्षमता भी। बहुत से बड़े परोपकारी, बड़े दिल वाले परोपकारी जिनके जीवन में बहुत भाग्य रहा है और इस वजह से वे अधिक दानशील भी रही हैं, उनके 12वें घर में भाग्य का बिंदु भी है। तो एक तरफ राशि चक्र कह रहा है कि मैंने आपको दूसरों को देने और दूसरों के जीवन में बदलाव लाने के लिए भाग्यशाली होने का अवसर दिया है। इसका मतलब आपकी रचनात्मकता के माध्यम से भी हो सकता है। बहुत से लोग बहुत ही रचनात्मक होते हैं, जहां वे कुछ ऐसी चीजें बना सकते हैं जो दूसरों के लिए बहुत अच्छी होती हैं। हो सकता है कि वे एक एनजीओ के माध्यम से जो उन्होंने बनाया हो सकता है कि वे एक अस्पताल के माध्यम से जिसे उन्होंने स्थापित किया हो सकता है कि वे किसी राजनेता द्वारा स्थापित किए गए हो सकता है कि उनके जीवित रहते हुए या उनके जाने के बाद भी, जिसके कारण उनके जाने के बहुत समय बाद भी उनकी विरासत बनी रहती है और वह हमेशा बनी रहती है। दूसरी तरफ फॉर्चून पॉइंट का 12वें भाव में होना यह भी दर्शाता है कि आपको एक खास मौका भी दिया गया है कि अगर आप सही मायनों में अपने भाग्य को पाने की दिशा में काम करते हैं, अपने उद्धार की दिशा में, अपने प्रतिशोध की दिशा में, तो आपके पास एक मौका हो सकता है कि आप एक मजबूत विरासत छोड़कर जा सकें, एक मजबूत एक्शन छोड़कर जा सकी। तो उदाहरण के लिए गर्दन। तो फॉर्चून पॉइंट का 12वें भाव में होना एक मिला जुला बैग है। एक तरफ आपको बहुत कुछ देना होगा, आपको बहुत कुछ योगदान देना होगा। हो सकता है कि आपके अंदर यह मानसिकता होगी कि आपको देना होगा, आपको बहुत कुछ योगदान देना होगा। कई बार आप कागजों पर भौतिक रूप से दूसरों जितने भाग्यशाली नहीं हो सकते। हालांकि आपको कई लोगों से सद्भावना मिल सकती है, जिनमें से कई को आप शायद याद भी नहीं रखते होंगे। हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें हो जो आपके पक्ष में हो। कई बार दुर्भाग्य आपके पास नहीं आता है, आखिरी समय पर आप उस दुर्भाग्य से दूर हो जाते हैं। आप अपने वंश के रूप में बिस्किट द्वारा बचाए गए हैं, क्योंकि आप बहुत से लोगों की सद्भावना लेकर चलते हैं और इस तरह आप दूसरों की तुलना में अधिक भाग्यशाली हो सकते हैं। और एक मजबूत विरासत, मजबूत उदाहरण देने के मामले में शायद मजबूत परोपकारी कार्य भी पीछे रह जाएं, और इस तरह पूर्ण का भाग्य 12वें घर में हो सकता है और उसके माध्यम से आपको लाभ मिल सकता है। कृपया